गुड मॉर्निंग बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आज कौन से टॉपिक्स है जो इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स, वन बाय वन करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। सबसे पहला जो करंट अफेयर के तौर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज अबाउट इंडिया रैंकिंग्स 2025। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये इंडिया रैंकिंग्स 2025। और इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर आपके सामने है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, which is mentioned in the description box. So you can go there, you can join the group and you can download this PDF. और ये जो पीडीएफ है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, दैट इज गुजराती एंड इंग्लिश। सो फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु आर डूइंग द प्रिपरेशन इन गुजराती मीडियम, ये पीडीएफ जो है वो आपके लिए भी वहां पे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वहां पे रहेगी। सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द सेम। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, एंड दैट इज द फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज अबाउट इंडिया रैंकिंग्स 2025। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भैया कंटेक्स्ट में है क्या, व्हाट इज इन द कॉन्टेक्स्ट। देखिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंडिया रैंकिंग्स 2025 को वहां पे किया है रिलीज। और किसके अंडर में इसको रिलीज किया जाता है, तो बोले नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंडर में। और क्या है ये इंडिया रैंकिंग्स 2025? एक जितनी भी हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनकी एक एनुअल रैंकिंग होती है, जो कौन से आधार पे होती है, बेस्ड ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क विच इज नोन एज NIRF। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, जहां पे यूनिवर्सिटीज को, कॉलेज को और साथ में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को वहां पे शामिल किया जाता है। और कौन करता है इसे पब्लिश, तो जैसे कि हमारी बात हुई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और उनके साथ वहां पे अलग अलग जो डेटा है उसको वहां पे अलग अलग जगह से, अलग अलग एजेंसी से प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल स्कॉपस हो गया, वेब ऑफ साइंस वगैरह है, डेरवेंट इनोवेशन वगैरह है, तो वहां से इनको डेटा वगैरह मिल जाता है। मेन इनका एम क्या है, दैट इज टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड द क्वालिटी बेंचमार्किंग अमंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए जा रहा है तो उसे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर हायर एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट है व्हाट इज द रैंकिंग, तो उसकी रैंकिंग वहां पे क्या है, जिससे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को और साथ में पॉलिसी मेकर्स को वहां पे कुछ प्रॉपरली आइडिया आ सके। उनके लिए एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यहाँ पे ये काम निकाल सकती है। It is also there to align the higher education with National Education Policy 2020 goals and India's vision of becoming a knowledge superpower by 100th anniversary of our independence, that is 2047। कौन से क्राइटेरियाज को यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे 5 अलग अलग पैरामीटर्स हैं, एंड एवरी पैरामीटर हैज अ डिफरेंट वेटेज फ्रॉम वन अनदर। एक होता है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स पैरामीटर, जहां पे फैकल्टी की क्वालिटी, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल बैकअप को देखा जाता है। दूसरा एक आता है जिसका भी 30% का वेटेज है, जिसे बोलते हैं रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जो उनकी पब्लिकेशंस, सिटेशंस एंड पैटर्न्स के ऊपर वहां पे बातें कर रहा है। तीसरी चीज आती है ग्रेजुएशन आउटकम्स, जहां पे प्लेसमेंट कैसे मिल रहा है, हायर स्टडीज के ऑप्शंस क्या है, एंड मीडियन सैलरी वहां पे सारे बच्चों को क्या मिल रही है, तो उसके आउटकम का बेस भी यहाँ पे रखा जाता है। साथ में आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कितना जेंडर बैलेंस वहां पे है, कितनी रीजनल डाइवर्सिटीज एंड इंक्लूसिविटी वहां पे देखी जा रही है, कि अलग अलग रीजन में से लोग इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उसके बेस पे इसको चेक किया जाता है। द लास्ट वन इज परसेप्शन, कि भैया जो भी इंस्टीट्यूट है उसकी एकेडमिक एंड पब्लिक रेपुटेशन क्या है, लोगों के अंदर इनकी इमेज क्या है, तो उसको भी वहां पे ध्यान में रखा जाता है। सो दिस आर द वेरियस पैरामीटर्स ऑन विच दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ रैंकिंग्स। और साथ में अगर हम रिपोर्ट की बात करें जो रिसेंटली ट्रेंड में है, दैट इज ट्रेंड्स इन द रिपोर्ट 2025। तो देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए। भैया डोमिनेंस मतलब पहले रैंक में कौन है, तो बोले IIT मद्रास, कंटिन्यूअसली 7th ईयर वो वहां पे फर्स्ट रैंक पे है। और इंजीनियरिंग के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 10 साल में पहले नंबर पे वहां पे चलती है। IISc बेंगलुरु जो है उसका भी वहां पे कंसिस्टेंटली वी कैन से कि वो भी यहाँ पे टॉप करती है।
सो बेसिकली देखा जाए तो एक तो है आईआईटी मद्रास, दूसरा है आईआईएससी बेंगलुरु, जहां पे रिसर्च और उन सब के अंदर उसकी वहां पे बहुत ही बढ़िया सा परफॉर्मेंस। एंड डोमेन लीडर्स अनचेंज लाइक आईआईएम अहमदाबाद इन मैनेजमेंट, एम्स दिल्ली इन मेडिकल, आईआईटी रुड़की इन आर्किटेक्चर एज वेल एज एनएलएसआईयू बेंगलुरु इन लॉ मेंटेन इन लॉ, दे हैव मेंटेन देयर टॉप पोजीशंस। तो अलग अलग फील्ड के अंदर अलग अलग यहाँ पे लीडर्स है जो कंटिन्यूअसली वहां पे अपना स्टैंड बना के रखे हुए हैं। साथ में देखा जाए तो दिल्ली की जो कॉलेज है वो उनका भी वहां पे डोमिनेंस वगैरह रहता है। अलग अलग हम एक्सपांशन ऑफ द कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो 9 कैटेगरीज एंड 8 सब्जेक्ट डोमेन्स कवर्ड, न्यू एसडीजी बेस्ड रैंकिंग्स इंट्रोड्यूस्ड, टॉप्ड बाय आईआईटी मद्रास। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कितनी इंस्टीट्यूशंस का है, तो टोटल 7692 यूनिक इंस्टीट्यूशंस अप्लाइड with 14,163 submissions, reflecting a 297% rise in the application since 2016। तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज आज इसके लिए वहां पे अप्लाई भी कर रही है। और कुछ इमर्जिंग डाइवर्सिटी इन द लीडर्स की अगर हम बात करें, कुछ इमर्जिंग लीडर्स, तो एक तो वहां पे है जामिया हमदर्द दैट इज फार्मेसी, इग्नू हो गया, सिम्बोइसिस हो गया, आईएआरआई दिल्ली वगैरह हो गया। तो इन सब ने भी वहां पे बहुत ही बढ़िया सा परफॉर्मेंस दिखा है। दैट इज ऑल अबाउट इंडिया रैंकिंग्स 2025। एक तो ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया रैंकिंग्स है वो क्या है, तो बोले अलग अलग इंस्टीट्यूशन की वहां पे एक रैंकिंग रेडी की जाती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड द गाइडेंस as well as the direction to all the students, their parents, as well as the policy makers, and also to align with our national education policy 2020 along with our target of 2047। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट 2D मटेरियल्स। अब क्या है ये 2D मटेरियल्स? तो नीति आयोग ने अभी कुछ रिसेंटली वहां पे बातें की एंड दैट्स व्हाई ये वाली चीज जो है वो अभी न्यूज में है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब, नीति आयोग का जो है फ्रंटियर टेक हब, उन्होंने आईआईएससी बेंगलुरु के साथ कोलैबोरेशन करके फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली इनसाइट का 4th एडिशन वहां पे क्या है रिलीज, जिसका टाइटल दिया है इंट्रोडक्शन टू 2D मटेरियल्स, हाईलाइटिंग देयर सिग्निफिकेंस एंड व्हाई इंडिया मस्ट प्रायोरिटाइज दिस काइंड ऑफ 2D मटेरियल्स। और यहां से 2D मटेरियल्स के ऊपर फोकस करने की बात है। देखिए एग्जैक्टली ये होता क्या है। 2D मटेरियल जो है वो बहुत ही ज्यादा थीन मटेरियल है, दे आर लाइक सुपर थीन मटेरियल्स, ओनली 1 एटम थिक and thinner than everything you can imagine। एग्जाम्पल इसका कौन सा है, तो एक तो बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है दैट इज नोन एज ग्रेफेन, साथ में MoS2 एज वेल एज WS2। और बोल सकते हैं दैट दे आर फ्लैट लाइक अ शीट ऑफ पेपर बट एट द एटॉमिक लेवल, गिविंग देम स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट नॉर्मल 3D मटेरियल्स डोंट हैव। एक बहुत ही अलग टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी, एक बहुत ही अलग टाइप की प्रॉपर्टीज यहाँ पे रेडी होती है 2D लेवल, जिसको एटॉमिक लेवल बोला जाता है। और बहुत ही अल्ट्रा थीन मटेरियल, यहाँ पे आपको पेपर की शीट जैसा मटेरियल बोल सकते हैं। डिस्कवरी इसकी हुई थी इन 2004, द साइंटिस्ट पिल्ड ऑफ ग्रेफेन फ्रॉम ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में से उन लोगों ने ग्रेफेन को निकाला था यूजिंग टेप। दिस अर्न देम द 2010 नोबेल प्राइज एज वेल। और अलग अलग अगर हम टाइप्स की बात करें तो ग्रेफेन जो है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, जबकि TMDS जो है दे आर मेटल प्लस सल्फर। हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड दैट इज HBN एज वेल एज द न्यू मटेरियल्स, तो वो वहां पे सल्फर और इन सब से वहां पे बना हुआ है। एंड देयर इज आल्सो न्यू मटेरियल्स कॉल्ड xenes लाइक सिलिसेन। किस तरीके से ये काम करते हैं, बिकॉज दे आर सो थीन, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ऑलमोस्ट फ्रीली, फास्टर एंड कूलर डिवाइसेस। They are held together strongly within a sheet but are weakly sticked, so we can easily separate them into thin layers. Their energy properties, that is band gap, can be adjusted, making them great for chips as well as electronics। और वो इतने पतले हैं कि उनकी जो थिननेस है जो उनको बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट के सेंसिटिव बनाते हैं, एंड वी कैन से एनवायरमेंट परफेक्ट फॉर द सेंसर्स।
They also show quantum effects that could power the future computer like quantum computers. उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो ये सुपर कंडक्टर होते हैं. ग्रेफेन जो है इट कैरीज इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन कॉपर एज वेल एज also spreads heat quickly. They are super strong, around 200 times stronger than steel, yet bendable and stretchable by 20%. वो स्टील से 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन फिर भी आप उसको आसानी से बेंड कर सकते हैं. And tunable chips we can say that can be engineered for the next generation semiconductors beyond today's silicon. आज देखा जाए तो वहां पे सिलिकॉन का यूज होता है, लेकिन उसकी जगह पे आप इन सुपर कंप्यूटर्स का सुपर बोल सकते हैं कि सुपर थिन मटेरियल्स जो है दैट इज 2D मटेरियल्स, अब उनका वहां पे यूज कर सकते हैं. और रिसेंटली अभी नीति आयोग ने वहां पे अपने रिपोर्ट के अंदर इसका वहां पे एक टाइटल रखा है, तो ध्यान रखना आपके मेंस के अंदर जो अपना GS3 वाला पेपर है दैट इज अबाउट साइंस एंड टेक, तो वहां पे नई नई टेक्नोलॉजीज की बात होती है जहां पे इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट PVTG, दैट इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. और अभी रिसेंटली क्या है कंटेक्स्ट में, द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज आस्क्ड द सेंसस कमिश्नर. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने वहां पे सेंसस कमिश्नर को कुछ पूछा है या फिर कुछ बोला है. क्या बोला है? दैट इज टू एन्यूमरेट PVTG सेपरेटली इन द अपकमिंग सेंसस. बोले आने वाले सेंसस के अंदर आप पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को वहां पे अलग से शोकेस करना, ऐसी वहां पे रिक्वेस्ट बोल सकते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. और एग्जैक्टली होता क्या है, व्हाट इज PVTG? तो बहुत ही बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के फेज में बहुत ही पीछे रह गए कुछ बैकवर्ड रीजन्स और वहां पे रहते कुछ बैकवर्ड लोग, स्पेसिफिकली यहाँ पे ट्राइबल पीपल की बात है जिसको वहां पे वल्नरेबल माना जाता है. So PVTGs are subcategory of scheduled tribes, identifies the most disadvantaged among the tribals. और एक कंसेप्ट की शुरुआत कहां से हुई थी? फ्रॉम द रिकमेंडेशन ऑफ डेवर कमीशन ऑफ 1960-61, जहां पे उन्होंने इन लोगों के ऊपर वहां पे स्पेशल फोकस करने की बात करी थी जो बहुत ही ज्यादा पछात है. दे आर फेसिंग ग्रेटर बैकवर्डनेस. शुरुआत में देखा जाए तो there were 52 groups which were identified in the 5th fire plan, but as of now we can say that there are approximately 75 PVTGs in total. Habitat कहां पे है? They are spread across 18 states as well as Andaman Nicobar Islands, and many of them are living in a remote areas, remote forest areas, hilly regions or islands with poor access to infrastructure. For example, मध्य प्रदेश के अंदर वहां पे बैगाज आपको मिलते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर. तो एबुज मरियाज जो है या फिर जो जारावाज है, ओंगीज है, सेंटलीज है, शोम्पेन्स है, ये सब आपको वहां पे अंडमान निकोबार के आसपास वहां पे मिल जाता है. इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो एक तो देखा जाए तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे या तो कम हो रही है या तो फिर स्टेबल पे है. इन शॉर्ट बढ़ नहीं रही है. द पॉपुलेशन इज नॉट राइजिंग एंड विच लेड्स टू हायर वल्नरेबिलिटी ऑफ देम. जियोग्राफिकल आइसोलेशन उनका वहां पे रहता है जहां पे आउटसाइडर्स के साथ बहुत ही लिमिटेड कांटेक्ट रहता है. प्री एग्रेरियन प्रैक्टिसेस लाइक हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, शिफ्टी कल्टीवेशन हो गया, तो इनके ऊपर ये सब वहां पे डिपेंडेंट होते हैं. लिटरेसी बहुत ही ज्यादा लो है, हेल्थ बहुत ही ज्यादा पुअर चल रही है, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस इज देयर. इनकी कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिसेस बहुत ही अलग सी होती है, जहां से आप देख सकते हैं कि वो सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम है उससे बहुत ही अलग से है ये लोग. और इसीलिए वहां पे उनकी सेपरेट काउंट करने की जरूरत क्यों है? तो आप क्लियरली वहां पे देख सकते हैं कि अभी तक देखा जाए तो इन सबको नॉर्मल एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाता है. अभी तक सेंसस के अंदर कहीं पे इनको कोई स्पेशल मेंशन मिला नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी दैट कि हमारे पास उनके एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक मिले नहीं है. सो अगर हमारे पास उनके एग्जैक्ट नंबर्स आते हैं, साथ में उनका सोशियो इकोनॉमिक डेटा अगर हमारे पास होता है, तो हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड्स की जो स्कीम्स है वहां पे इन सबको टारगेट करने के लिए थोड़ा सा और बेटर ऑप्शंस हमको वहां पे मिल सकते हैं. साथ में हम अगर हमें एग्जैक्टली पता चल रहा है कि उनका डेटा किस तरीके से है, तो अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर सकते हैं, उसके गैप को कम कर सकते हैं. जैसे कि PM जनमन योजना जो है
जो 2023 में लॉन्च हुई, जहां पे लगभग 24,104 करोड़ वहां पे हुए अलॉट। तो ऐसी योजनाएं अपने वहां पे शुरू कर सकते हैं। साथ में इनका जो हैबिटेट के जो राइट्स है उनको वहां पे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इनका जो कल्चर उसको वहां पे प्रिजर्व किया जा सकता है। And it also clarifies whether existing PVTG criteria remain relevant, as some of groups may have improved while the other have worsened. तो आप ये भी देख सकते हैं जो 75 कैटेगरीज वहां पे पीवीटीजीज के एज ऑफ नाउ है, उनमें से बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो आज मेन स्ट्रीम के साथ थोड़े से वहां पे अटैच हुए हो, तो उनको वहां पे इस टाइप के स्टेटस की जरूरत ना भी हो। साथ में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो डे बाय डे वहां पे और ज्यादा खराब कंडीशन में चले गए, तो आपको उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल सकता है। So that is all about this PVTG। और ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी रिसेंटली सेंसस कमिश्नर को बोला है कि इनके लिए कुछ सेपरेट वहां पे इनका मेंशन करना एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट सेंसस। उसके बाद न्यूज के अंदर कुछ एल्यूमिनियम की रिगार्डिंग यहाँ पे आई है बातें, एंड व्हाट इज देयर इन द कंटेक्स्ट, सो लेट्स सी। देखिए रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि बिकॉज ऑफ दी यूपीवीसी या फिर वी कैन से पीवीसी प्लास्टिक जिसको बोला जाता है, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जो पीवीसी प्लास्टिक जो है वो डे बाय डे उसका यूज बढ़ता जा रहा है। एंड साथ में देखा जाए तो बहुत ही चीप प्लास्टिक या फिर चीप एल्यूमिनियम जो एशियन कंट्रीज में से इंपोर्ट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया की जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी आज स्ट्रेस में आ चुकी है, दो चीजों की वजह से, एक तो चीप इंपोर्ट्स एज वेल एज यूजेज ऑफ पीवीसी प्लास्टिक। तो दो चीजों की वजह से आज हमारी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री थोड़ी सी वहां पे स्ट्रेस में आई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये चीज जो है वो कंटेक्स्ट में आई है। एल्यूमिनियम देखा जाए तो इट इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग द विंडो फ्रेम्स, किचन फ्रेम्स, किचन आइटम्स, डोर्स हो गया, रूफ हो गया, ऑटोमेटिव पार्ट्स वगैरह हो गए, सबके लिए वहां पे एल्यूमिनियम का बहुत ही बढ़िया सा यूज हो सकता है। It is increasingly being replaced by, recently we can say, UPVC plastic, which is derived from crude oil and raises the environmental concerns as well against our Paris Agreement commitments। ठीक, तो एनवायरमेंटल कंसर्न भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी एक एनवायरमेंटल टेंशन भी है। और साथ में अगर हम बात करें तो रिसेंट इंडिया की अगर हम स्टेटस की बात करें, सो वी हैव एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन इंडस्ट्री दैट इज अबाउट 3 मिलियन टन पर एनम। और उसमें से कितने मिलियन टन्स आज यूटिलाइज हो रहा है, सो एक्चुअल यूटिलाइजेशन दैट इज ओनली 1.2 मिलियन। सो वी कैन से दैट कि हार्डली कितनी कैपेसिटी वहां पे यूज हो रही है, सो वी आर यूजिंग ओनली 40% कैपेसिटी। इंपोर्ट जो है वो 1.5 मिलियन टन से भी ज्यादा हो चुका है बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंसेस, एफटीए कंसेशंस एज वेल एज ड्यूटी फ्री एक्सेस अंडर द वेरियस एचएसएन कोड्स। तो जो ड्यूटी फ्री वहां पे एक्सेस हो जाते हैं, प्लस बहुत से हमारे अलग अलग कंसेशंस वगैरह हमने वहां पे करके रखे हुए हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट उनकी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही है। और अगर हमारे हमारे कंजम्पशन की बात करें तो इन इंडिया वी हैव पर कैपिटा एल्यूमिनियम कंजम्पशन दैट इज अबाउट 4 kg, अमंग द लोएस्ट इन द ग्लोबली। कंपेयर टू चाइना में वहां पे 25 किलो है, यूएस के अंदर 18 किलो है, एंड दुनिया की जो एवरेज है वो 11 kg है, जबकि इंडिया की एवरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे 4 kg है, जो कि बहुत ही कम है। और इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहां पे आपको एल्यूमिनियम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। डोर्स है, विंडोज है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए उसकी वहां पे जरूरत है। साथ में जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसके लिए भी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो लेकिन आज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे लाइट वेट मटेरियल्स के ऊपर आगे बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ दैट एल्यूमिनियम की वहां पे जरूरत आती है। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपांशन में भी उसका इंपॉर्टेंस है, बिकॉज सोलर एनर्जी के अंदर उसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। एंड इंडियाज लो एल्यूमिनियम कंजम्पशन लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिस्पाइट द हाई पोटेंशियल डिमांड। लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, बट द प्रॉब्लम इज कंजम्पशन इतना दुनिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। प्लस हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंपोर्ट्स वगैरह ज्यादा हो रहा है, जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है उसे वहां पे थोड़ा सा कम करता जा रहा है। साथ में देखा जाए तो अगर हम रॉ मटेरियल के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो हमारे पास बॉक्साइट की रिजर्व बहुत ही बढ़िया सी है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन ऑल्सो से कि भैया इंडिया में इसका पोटेंशियल बहुत ही अच्छा सा है। ओडिशा देखा जाए तो इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मेजर माइंस इन कोरापुट, कालाहंडी एज वेल एज
रायगढ़, सुंदरगढ़, तो वो सब अलग अलग जगह पे वहां से प्रोडक्शन हो रहा है। झारखंड जो है वहां पे भी अलग अलग प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे बहुत ही बढ़िया से रिजल्ट्स मिलते हैं। गुजरात के अंदर जामनगर का जो जूनागढ़ में, उसकी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया सी है। छत्तीसगढ़ के अंदर बिलासपुर, दुर्ग, अमरकंटक के अंदर वहां पे अच्छी सी रिजल्ट्स है। महाराष्ट्र का कोल्हापुर, मध्य प्रदेश का अमरकंटक प्लेटू, मैकल रेंज, यहाँ हर जगह से हमको एल्यूमिनियम बहुत बढ़िया सा मिल रहा है, बॉक्साइट। और बॉक्साइट का अगर आपके पास रिजर्व इतना अच्छा सा है तो सीधी सी बात है, यू हैव द रॉ मटेरियल, यू हैव द डिमांड, बट द डिमांड इज फुलफिल्ड बाय either UPVC plastic or importing the aluminum. So because of that, our scope, or we can say potential, for the domestic aluminum industry is kept declining in the recent times, and due to that this matter is in the context now. So let's see what government is doing on this new issue. And then after, there is a topic about Bias and Satluj rivers and what is there in the context. So we can see that the rising water levels in Bias and Satluj rivers have posed a severe threat to Marar village in Taran Taran, which is in Punjab, causing erosion and endangering the homes despite embankment strengthening efforts. नो डाउट वहां पे कुछ ना कुछ एफर्ट्स ने वहां पे किए हैं, बट द प्रॉब्लम इज वहां के जो घर है, आसपास के जो हाउसेस हैं, साथ में जो लैंड वगैरह है, उसके इरोजन वहां पे होने के चांस है इन द मरार विलेज। और कहाँ पे है ये मरार विलेज? तो वो है तरन तारण के अंदर, विच इज इन पंजाब। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि बियास और सतलुज रिवर में अभी पानी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे कि वी ऑल नो दैट बियास रिवर का जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास के नजदीक है, जो सदर्न पीर पंजाल रेंज में से वहां पे होती है ओरिजिन। 460 टू 470 किलोमीटर, दैट इज अबाउट लेंथ। और ये कंप्लीटली इंडिया में ही है बियास रिवर। और एक फेमस प्लेस कुल्लू जो है, मंडी जो है, कांगड़ा जो है, वो सब उसी के आसपास वहां पे आपको मिलते हैं। और सतलुज को पंजाब के हरीके के नजदीक वहां पे ये मिल जाती है। टोटल उसका बेसिन कितना है? तो बोले 20,300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। पुराने वैदिक एरा में इसका नाम था विपासा, साथ में दैट इज हाइफेसिस, द ग्रीक नेम। डिवाइड्स इनटू द चैनल्स इन द लोअर टू इन लोअर रीचेस बिफोर रीयूनाइटिंग। बहुत ही छोटी छोटी चैनल्स में वहां पे डिवाइड होती है, तो उसके बाद वहां पे वापस रीयूनाइट होती है। मेजर सोर्स फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एज वेल एज हाइड्रो पावर, वी कैन से, उन सबके लिए बहुत ही बढ़िया सा एक सोर्स। और सतलुज रिवर की अगर हम बात करें तो उसका ओरिजिन होता है मानसरोवर के पास, जो राक्षस ताल तेल, जो राक्षस ताल लेक वहां पे आपको मिलता है, या फिर वी कैन से रकास ताल लेक। तो रकास ताल या फिर राक्षस ताल लेक, उसके पास से यहां से इसका है ओरिजिन, विच इज इन वेस्टर्न तिबेट। और वहां पे उसका नाम भी अलग है। लेंथ जो है वो लगभग 1450 किलोमीटर है, जिसमें से 1050 के आसपास इंडिया में है। शिपकिला पास से हिमाचल के अंदर इसकी होती है एंट्री, और इट कट्स द गॉर्जेस अलोंग द हिमालयस, एंटर द प्लेन्स ऑफ द पंजाब एट रूपनगर या फिर रोपर, वी कैन से। इट जॉइंस बियास इस हरीके, उसके बाद वो पाकिस्तान में चली जाती है और मिठानकोट के पास फाइनली वो इंडस के अंदर वहां पे मर्ज हो जाती है। दैट इज ऑल अबाउट सतलुज रिवर। और उसके अगर हम एरिया की बात करें, कैचमेंट एरिया, तो वो है लगभग 56,860 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में है। एक फेमस डैम विच इज नोन एज भाखड़ा डैम, और उसी के साथ वहां पे आता है नांगल डैम। तो भाखड़ा नांगल डैम यहाँ पे है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में लगभग 120 किलोमीटर की वहां पे बाउंड्री बनाती है। उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है बियास एज वेल एज रावी रिवर। तो इसी के साथ आज का ये जो करंट अफेयर का लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं, और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ कल वापस एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं रखा रखते हैं।